कुंभ नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। आस्था और विश्वास का ऐसा पवित्र संगम जहां देश और दुनिया के लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। दोस्तों, 2026 का माघ मेला अपने आप में ही अनोखा है, क्योंकि महाकुंभ 2025 के बाद ये पहला माघ मेला है। शासन और प्रशासन ने इसे मिनी कुंभ के स्वरूप में आयोजित कर रहे हैं। इस बार की व्यवस्थाएं अन्य माघ मेलों से एकदम अलग हैं, इसीलिए इसे महामाघ मेला भी कहा जा रहा है। इस बार यहाँ पर 12 से 15 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको माघ मेला यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचने, रुकने, दर्शन, स्नान, खाने पीने के साथ साथ यात्रा में लगने वाले संपूर्ण बजट की बात करेंगे। तो चलिए महादेव जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की इस पावन यात्रा को। दोस्तों, प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ पर माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पावन संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। हम सभी की आस्था है, यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार का माघ मेला 7 सेक्टरों के साथ साथ 800 हेक्टेयर में फैला हुआ है। साथ ही गंगा जी को पार करने के लिए 9 पीपा पुलों का निर्माण भी किया गया है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। प्रयागराज तक आने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है ट्रेन का। यहाँ पर प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छुकी, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम के साथ साथ और भी स्टेशन बने हुए हैं। सभी रेलवे स्टेशन के बाहर से मेला क्षेत्र के लिए ऑटो और ई रिक्शा मिल जाते हैं। दोस्तों, शाही स्नान के दिन ज्यादा भीड़ होने पर आपको 1 से 2 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ सकता है, वरना अन्य दिनों में आप ऑटो या कार से संगम क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। वहीं मेले के दौरान शहर में शटल बस सर्विस भी चलती है और इस बार मेला क्षेत्र में गोल्फ कार्ट भी चलेंगी, तो आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी यहाँ तक आते हैं। मेला क्षेत्र में 40 से ज्यादा पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो प्रयागराज में भी एयरपोर्ट है। इसके अलावा लखनऊ, बनारस, अयोध्या एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। आप किसी भी माध्यम से यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रुकने के लिए होटल कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो ज्यादातर लोग सुबह सुबह प्रयागराज आ जाते हैं, पूरा दिन स्नान और दर्शन करने के बाद में शाम को वापसी कर लेते हैं। इसके अलावा सभी रेलवे स्टेशन पर भी रुकने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। फिर भी अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो आप प्रयागराज जंक्शन के आसपास, रामबाग स्टेशन के आसपास, चुंगी के पास में या फिर सिविल लाइंस में होटल ले सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल होटल्स की स्टार्टिंग 2000 से 2500 रुपए में हो जाती है। इसके अलावा 5000, 10,000, 20,000 तक के बजट में रूम्स मिल जाते हैं। वहीं परेड ग्राउंड के सामने बहराना में कुछ धर्मशाला भी बने हुए हैं। अगर आप मेला क्षेत्र में रुकने की सोच रहे हैं तो मेला क्षेत्र में भी जन आश्रय केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पे मात्र 100 से 200 रुपए देकर आप रुक सकते हैं, लेकिन आप अपने साथ में आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर जरूर रखें। तो चलिए अब हम लोग स्नान और दर्शन की बात करते हैं। दोस्तों, इस बार का माघ मेला 3 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक 44 दिनों तक चलेगा। मेले में कुछ प्रमुख स्नान भी होते हैं, जिसे शाही स्नान कहते हैं। पहला शाही स्नान 3 जनवरी पौष पूर्णिमा, दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति, तीसरा 18 जनवरी मौनी अमावस्या, चौथा 23 जनवरी बसंत पंचमी, पांचवा 1 फरवरी माघी पूर्णिमा और अंतिम शाही स्नान 15 फरवरी महाशिवरात्रि पर पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर स्नान करने के लिए गंगा जी के किनारे किनारे बहुत से घाट बने हुए हैं। दोस्तों, अभी हम लोग मौजूद हैं यहाँ के किला घाट पर। ये एक पक्का घाट बना हुआ है। यहाँ पर और भी घाट बने हुए हैं जहाँ से आप नाव लेकर संगम तक जा सकते हैं। इसके अलावा पूरे ही गंगा जी के किनारे ऐसे ही कच्चे घाट बने हुए हैं। आप यहाँ पर भी आकर स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग संगम नोच पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप पीछे भीड़ देख सकते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर भी गंगा जी में स्नान करते हैं। अगर आप संगम तक नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर आकर आराम से स्नान करके आस्था की पावन डुबकी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नाव से संगम की ओर चलते हैं।
दोस्तों इस टाइम हम लोग माघ मेला 2026 में आए हुए हैं और अब हम लोग अपनी बोटिंग का मजा ले रहे हैं और यहाँ से हम लोग चलेंगे संगम की ओर। बोट के चार्जेस की बात करें, ऐसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन आप बार्गेनिंग करने के साथ साथ 100 रुपये पर पर्सन ही दीजिए। इसके अलावा अगर आप ग्रुप में हैं तो और भी कम हो सकता है। जब आप बोटिंग से संगम की ओर जाते हैं तो यहाँ के साइबेरियन पक्षी चहचहाते हुए आपका स्वागत भी करते हैं, तो आप इनको दाना भी जरूर खिलाएं। दोस्तों आप संगम पर आस्था की पावन डुबकी लगाकर खुद को धन्य कर सकते हैं। बहुत ही निर्मल और पवित्र संगम है, तो आप भी बहुत ही जल्दी प्लान बनाकर इस पावन माघ मेले में आकर स्नान कर सकते हैं। तो चलिए संगम या फिर संगम नोच पर गंगा जी में स्नान करने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर और कहाँ आप दर्शन आदि कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पर किला बना हुआ है और किले के अंदर विश्व प्रसिद्ध अक्षय वट और पातालपुरी मंदिर हैं। ये अक्षय वट एक पौराणिक और पवित्र बरगद का पेड़ है जो हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। मान्यताओं के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम और माता सीता ने यहीं पर विश्राम किया था। यहाँ का पातालपुरी मंदिर भी बहुत ही प्राचीन है, साथ ही साथ यहाँ पर कई वट वृक्ष भी हैं। आप थोड़ा सा नीचे जाकर दर्शन आदि करके आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर प्रयागराज का सबसे प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी का मंदिर है। दोस्तों ये मंदिर भारत में हनुमान जी के मंदिरों में से सबसे दुर्लभ मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए विश्राम की अवस्था में विराजमान है। कहते हैं लंका पर विजय प्राप्ति के बाद सीता जी के कहने पर हनुमान जी ने यहाँ पर विश्राम किया था। आप इस मंदिर में प्रवेश कर हनुमान जी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही आपकी ये पावन यात्रा पूरी होती है, तो आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें। यहाँ से 50 मीटर दूरी पर ही द्रविड़ शैली में बना श्री आदिशंकर विमान मंडपम मंदिर है, जिसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों ये मंदिर अपने आप में ही खास है। यहाँ पर आप महादेव और विष्णु भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अनोखी कारीगरी आपको बहुत ही आकर्षित करेगी। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर संगम और गंगा स्नान के बाद में यहाँ के अखाड़ों का भी विशेष महत्व माना जाता है। अखाड़ों में देश और दुनिया के साधु संत आते हैं। आप पीपा पुल को पार करके झूसी साइड में सेक्टर 5 और 6 पर आ जाएंगे। यहाँ पर सभी अखाड़े बने हुए हैं। दोस्तों इन अखाड़ों में बहुत से सिद्ध महात्माओं का निवास होता है, तो आप भी इन अखाड़ों पर जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके अलावा मेला क्षेत्र में बहुत से धार्मिक संस्थानों के शिविर भी लगते हैं, जहाँ पर आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मेले में भक्तों की सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर इस बार भक्तों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए 5000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। साथ ही साथ कई सुविधा केंद्र भी बने हुए हैं, जहाँ पर हर तरीके की आपको मदद मिलती है। मेले में आप रेलवे प्रदर्शनी भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रेलवे के टिकट भी मिल जाएंगे। तो मेले में आपको हर तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। तो अब हम लोग बात करते हैं उन दर्शनीय स्थल की जो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। आप चाहे तो एक ऑटो बुक कर लीजिए या फिर 20 से 30 रुपए देकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री अलोपी माता मंदिर, जिसे अलोप शंकरी देवी मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों ये मंदिर एक सिद्ध पीठ है। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर माता सती का दाहिने हाथ का पंजा गिरकर लुप्त हो गया था। मुख्य मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ पर पालने, जिसे झूला कहते हैं, उसकी पूजा होती है। आप यहाँ पर दर्शन आदि करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये मंदिर भी बहुत ही प्यारी शैली में बना हुआ है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग प्राचीन नाग वासुकी मंदिर पर आ चुके हैं। दोस्तों ये मंदिर नागों के राजा भगवान वासुकी जी को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में वासुकी जी को ही रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था। कहते हैं यहाँ पर दर्शन करने से भक्तों को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ये मंदिर भी प्रयागराज के सबसे अलौकिक और दिव्य मंदिरों में से एक है।
तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में हम लोग नैनी ब्रिज पर घूमने चलेंगे। दोस्तों ये ब्रिज देखने में बहुत ही आकर्षित है, साथ ही साथ काफी ऊंचाई पर बना हुआ है। इसके अलावा यहीं पास में ही सरस्वती घाट है और घाट के पास में प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर भी स्थापित है। सावन में यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन भी लगती है। यहाँ पर घूमने के बाद में आप नैनी ब्रिज को पार करके अरैल क्षेत्र पर आ सकते हैं। पिछले साल महाकुंभ के समय पर यहाँ पर शिवालय पार्क भी बनाया गया था। यहाँ पर आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के साथ साथ और भी मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए झूले और बोटिंग भी होती है, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे भरद्वाज पार्क और आश्रम, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी साइड में स्थित है। दोस्तों ये पार्क प्रयागराज के मुख्य पार्कों में से एक है। साथ ही साथ यहाँ का आश्रम पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने महर्षि जी से भेंट करने के बाद में चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया था। यहाँ पर बने पार्क में आप अच्छे से घूम सकते हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर प्रयागराज का सबसे बड़ा और प्रमुख पार्क कंपनी गार्डन भी स्थित है, जिसे आजाद पार्क भी कहते हैं। दोस्तों इस पार्क में हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। पार्क में आपको बहुत सी फुलवारियां देखने को भी मिलती हैं। साथ ही साथ पार्क के बीचों बीच में आजाद जी की प्रतिमा भी स्थापित है। आप उनको श्रद्धापूर्वक नमन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रमुख स्थानों के अलावा भी प्रयागराज में और भी दर्शनीय स्थल हैं। आप वहां पर भी अपने समय के अनुसार घूमने जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत से छोटे बड़े रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेले में भी आपको खाने पीने की बहुत सी सुविधाएं भी मिलती हैं। इसके अलावा बहुत से शिविरों और अखाड़ों में लंगर भी आयोजित होता है, तो आपको यहाँ पर खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें आपको कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो आप यहाँ पर सुबह आकर पूरा दिन घूमने के बाद में शाम को वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बनाकर प्रयागराज को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। बात करें बजट की, अगर आप यहाँ पर सुबह आकर शाम को वापसी कर लेते हैं तो 1000 से 1200 रुपए प्लस ट्रेन टिकट में इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 2 डेज और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं, साथ ही साथ होटल में रुकते हैं, तो 1500 से 2000 रुपए प्लस होटल चार्जेस प्लस ट्रेन टिकट के बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।